ठीक है, तो आज की सभा शुरू की जाए और टॉपिक होगा कौन सा? एनएलएम। इससे पहले वाली टॉपिक में जो हम लोग काइनेमेटिक्स में देख रहे थे, अभी काइनेमेटिक्स ही थोड़ा कंटिन्यू है, लेकिन इससे पहले हमने सीखा है कि मोशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस तरह के मोशन होते हैं, और जब भी पर्टिकुलर बॉडी मोशन में होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक्सेलरेशन होता है, उसके पास वेलोसिटी आती है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन वो मोशन करता क्यों है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं था। नहीं, मोशन क्यों करता है, काउज ऑफ मोशन क्या है, वो हम लोगों ने पिछले वाले टॉपिक में नहीं सीखा। बस मोशन करे और पढ़ना स्टार्ट कर दिए। उसमें जो मोशन की वजह से लगने वाली चीज़ें होती थी, एक्सेलरेशन वगैरह, वो सब हम लोग लगाना और उसके इक्वेशन को बनाना स्टार्ट कर दिए थे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उस मोशन के काउज क्या है और उसके इफेक्ट्स और उसकी प्रॉपर्टी। ठीक, तो सीधी सी बात है, बचपन से आप लोग क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, फुटबॉल खेलते आ रहे हैं, टेनिस हुआ, लूडो भी नहीं, लूडो नहीं, आजकल तो लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा गेम कोई पॉपुलर हुआ है तो लूडो का तो क्रेज खत्म हो गया था। ये लॉकडाउन ने फिर से लूडो को जिंदा किया है। सच बताएं, पबजी में कोई फोर्स नहीं लगता है, वो मेंटल फोर्स लगता है। तो भाई जब आप फुटबॉल को किक करते हैं, फुटबॉल मान लो उसके मोशन को आप चेंज कर देते हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं, उसकी वेलोसिटी को चेंज करते हैं। फुटबॉल, बैट बॉल में भी वही होता है, लूडो में भी थोड़ा बहुत फोर्स लगता ही होगा, है ना। तो इस तरह से आपने ये देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर आप मतलब एक पर्टिकुलर चीज लगती है, जैसे पैर आपका किक लगाता है नहीं, और बैट से आप बॉल को हिट करते हैं, इन सब सारी चीजों में एक बात कॉमन है, और वो कॉमन क्या है? फोर्स का लगना। फोर्स एकलौता एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से मोशन होती है। नहीं, फोर्स, मोशन का कारण क्या है? फोर्स है। मोशन का काउज क्या है? फोर्स है। अगर फोर्स होगा ही नहीं तो मोशन नहीं होगा। आई बात समझ में? फोर्स होगा ही नहीं तो मोशन नहीं होगा। इसमें एक उसको कहते हैं कि उसकी धारणाएं जो थी, नाम था एरिस्टोटल फैनेसी करके एक वर्ड आता है, मतलब उसकी क्या धारणाएं थी, मान्यताएं क्या थी। वो ये कहता है कि किसी रुकती हुई चीज़ों को कोई चलती हुई चीज़ों को रोकना है, तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा। और उसे इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूफ किया कि गेंद को लुढ़का दिया और गेंद रुक गई। कारण क्या था? कारण था फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक फोर्स है जिसकी वजह से गेंद रुकी। अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं, जैसे उन्होंने क्या किया कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे गेंद को लुढ़का दिया, गेंद रुकी ही नहीं। तो वही ये कह रहा था कि अगर किसी भी चीज़ के स्टेट को बदलना है, अगर वो रेस्ट में है, अगर तुम चाहते हो कि वो मोशन में आए तो तुम्हें फोर्स लगाना होगा, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसे रोकना है तो तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो फोर्स इज द काउज ऑफ मोशन। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि इस चैप्टर में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं, एक्चुअल में फोर्स को पढ़ने वाले हैं, फोर्स के बिहेवियर्स को पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स को पढ़ने वाले हैं, और फोर्स से रिलेटेड तमाम बातें इस टॉपिक में होगी। यानी कंप्लीट यहाँ पे, जैसे पिछले वाले टॉपिक में ज़्यादातर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आया था, इस वाले टॉपिक में मैक्सिमम टाइम्स में आपके फोर्स आएंगे, और अलग अलग टाइप के फोर्स। ऐसा नहीं कि सिंपल एक टाइप का फोर्स, डिफरेंट टाइप के फोर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो कंप्लीट ये टॉपिक हमारा बेस्ड होगा फोर्स के बेसिस पे, क्योंकि फोर्स ही तो मोशन का कारण है। क्लियर? आइए सबसे पहले एक नन्हा सा प्यारा सा डिफिनेशन हम लोग लिखे फोर्स का। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं पुश और पुल। बिल्कुल, पुश और पुल ही फोर्स होता है। नहीं, बिल्कुल सही डिफिनेशन है आपका। तो एक लाइन लिखेंगे फोर्स के बारे में, लगाएंगे हेडिंग फोर्स। फोर्स इट इज एन एक्सटर्नल काउज। देखो, एक्सटर्नल रीजन भी कह सकते हो आप इसे, एक्सटर्नल काउज भी कह सकते हो, एक्सटर्नल एफर्ट भी कह सकते हो। ठीक है, एक्सटर्नल काउज कहो या एक्सटर्नल एफर्ट कहो, एफर्ट, या इसे आप काउज भी कह सकते हैं। काउज मतलब कारण, है ना। किस फॉर्म में लगता है? इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। पुश और पुल का क्या मतलब हुआ? देखो, दोनों का मतलब सेम होता है। आप या पुश कहो या पुल कहो, एक ही बात है। जैसे आपको याद है ना वो कम वाला जोक चलता था,
नहीं, अंग्रेजी वाला नहीं था कि गो देयर कम हेयर वाला, याद है? उसको कम हेयर बस आता था, तो बोलता था कि वहां जाओ, नहीं ये सुना है तुम लोग? हाँ, तो वहां जाके फिर बोलता है कम हेयर वाला। तो सीधी सी बात, पुश और पुल में भी यही है कि मान लो हमने क्या किया, इसे पुश किया, सॉरी पुश, हाँ ये पुश ही तो हुआ, बिल्कुल ये पुश हुआ, एक तरह से ये पुश हुआ। अब बोलोगे कि इसे पुल करना है, तो पुल करके मतलब इसके मोशन का डायरेक्शन ये ना होना चाहिए पुल के केस में, फिर उधर से जाके पुश कर दिए, उस सेंस के लिए पुल हुआ ना। तो पुल और पुश दोनों सेम सेंस ही रखता है, बस डायरेक्शन वाला थोड़ा मैटर आता है, इसलिए यहाँ पे आप पुश और पुल यूज करते हैं। किस फॉर्म में हमें दिखने को मिलता है फोर्स? आपको जब भी देखे फोर्स आपको पुश और पुल के फॉर्म में ही दिखने को मिलेगा। कभी कभी हो सकता है कि आप ये सेंस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे पुश और पुल नहीं हो रहा है, कुछ और तरह के फोर्स हो रहे हैं, तो फिर उसके अंदर का कुछ मैकेनिज्म बदलता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमें फोर्स जो महसूस होती है, दिखने को मिलता है मतलब फॉर्म में, वो पुश और पुल के फॉर्म में ही। ठीक है, जो करता क्या है, विच रुकी हुई चीजों को चलाने लगेगी। अगर कोई चीज रुका हुआ है, फोर्स लगेगा, वो चलना स्टार्ट करेगा, या अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसका, अगर वो रुका हुआ है तो उसे फोर्स लगा के आप मूव करवा सकते हैं, या अगर वो मोशन में है तो आप उसे फोर्स लगा के रेस्ट में ला सकते हैं। नहीं तो पहला पॉइंट लिखें इसमें, हाँ प्रोड्यूस और ट्राई टू प्रोड्यूस, ठीक है। प्रोड्यूसेस और विच प्रोड्यूसेस और ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन, in a body, मतलब जो रेस्ट में है, एट रेस्ट। या आप ये भी कह सकते हैं, दूसरी बात, स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप, स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप, ट्राई टू स्टॉप, ट्राई टू स्टॉप ऑफ कोई भी, हाँ स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप ऑफ अ मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी। अब ये मूविंग बॉडी कैसा भी हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन में हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। एक चीज और आप कह सकते हैं कि फोर्स लगा के आप उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। नहीं, लिखिए चेंज और ट्राई टू चेंज, चेंज और ट्राई टू चेंज, ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के मोशन के डायरेक्शन को भी आप फोर्स लगा के चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया यहां तक? क्लियर? देखो इन शॉर्ट अगर आप समझो तो सिंपल में हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखो पहले से समझ लो, ट्राई का क्या मतलब हुआ कि हो सकता हो जैसे ये मान लो वाल, ये वाल रेस्ट में है, लेकिन जब आप इस पे फोर्स लगाते हो, क्या ये वाल चलने लगता है? फोर्स तो लग रहा है, कोशिश तो कर रहे हो ना, कोशिश करते रहो, सफलता एक न एक दिन मिलेगी तुम्हें। मतलब ये कह रहा है कि लगे रहो बस, या तो प्रोड्यूस करता है या करने की कोशिश करता है। फोर्स लगा है इसका मतलब ये थोड़े है कि सच में ये मोशन में आ जाएगा, रुकी हुई चीजें। हो सकता है आप उतना फोर्स डेवलप कर ही नहीं पा रहे हो, लेकिन फोर्स तो लग रहा है, इसीलिए या तो प्रोड्यूस करेगा या तो ट्राई करेगा। ठीक है, रुकी हुई चीजों को चलाने की, या चलती हुई चीजों को रोकेगा या रोकने की कोशिश करेगा। कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसके डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करेगा या करेगा। हो सकता है ना हो, डायरेक्शन चेंज ना हो, उतना फोर्स आपने लगाया ही नहीं जिससे डायरेक्शन चेंज हो। मतलब इनमें से ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स है।
फोर्स जब जब लगेगा तो इनमें से कुछ ना कुछ आपको होगा, शेप और साइज भी बदल जाता है, नहीं शेप साइज वगैरह भी चेंज हो जाता है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने पिछले क्लास में भी पढ़ी थी, फिर भी कोई बात नहीं, इतना से भी काम हो जाएगा। आपका दिमाग में रखना है कि 100% ये जरूरी नहीं कि फोर्स लगे तो मोशन हो ही, ट्राई टू चेंज, ट्राई वाला भी हो सकता है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है मतलब उस पर फोर्स लगा है, अगर मोशन में है, चल रही है, मोशन बदल रहा है, मतलब उस पर फोर्स लगा है। ठीक है, जैसे अगर हम तुमसे कहें कि एक ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ठीक है, शुरू हुई, मान ली छोटा सा आपने पुश दिया इसे और ये एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, बताओ इस पे फोर्स लगा कि नहीं लगा? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। अगर फोर्स लग रहा होता तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती या घटती? 5 मीटर पर सेकेंड थी, 5 मीटर पर सेकेंड ही रही, चेंज ही नहीं हुई, फोर्स लगा ही नहीं होगा। अगर फोर्स लगता तो चेंज होता ना सर, नहीं लग रहा है। इसी सब बातों को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम इन जनरल कहें, सिंपल वे में अगर कहें तो सीधी सी बात है कि फोर्स क्या करता है, सिंपल वे में मोशन प्रोड्यूस करता है। काउज ऑफ मोशन को ही हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स। इन जनरल, सिंपल या हाँ इन जनरल, अगर सिंपल वे में से समझना चाहे तो क्या होगा, इट इज अ पुश और पुल। सिंपल में इट इज अ पुश और पुल विच कैन काउज मोशन, विच कैन काउज मोशन। ठीक है, विच कैन काउज मोशन। देखो मोशन का यहां पे सेंस क्या आता है समझो। मोशन मतलब होता है स्टेट ऑफ, सिर्फ मोशन मत कहना, यहां पे जो मोशन होगा इसमें यहीं पे जोड़ लो, विच कैन काउज स्टेट ऑफ मोशन, सॉरी, तो यहां पे हटा के इसे स्टेट ऑफ मोशन कर लो, काउज स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन क्यों? वही मूविंग वाली बात, अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी उसके स्टेट ऑफ मोशन को बदलना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़े कि मोशन में है तो फोर्स लगना ही है, कांस्टेंट मोशन में होगा तो फोर्स नहीं लग रहा है। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब समझे, यहां पे फोर्स की वजह से स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आएगा। स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आएगा मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगी सर। अगर फोर्स लगेगा तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होगा। ठीक, स्टेट ऑफ मोशन कैन बी डिटरमाइंड बाय वेलोसिटी। स्टेट ऑफ मोशन कौन डिटरमाइन करता है? वेलोसिटी। स्टेट ऑफ मोशन डिटरमाइन बाय चेंज इन वेलोसिटी, नहीं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब आप फोर्स लगा रहे हैं तो क्या बदल रहा है, स्टेट ऑफ मोशन बदल रहा है, मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रही। इन शॉर्ट आप ये कहते हैं कि फोर्स कैन काउज चेंज इन वेलोसिटी। फोर्स लगा के आप वेलोसिटी में चेंज लाते हैं, ये बात भी हुआ। घुमा फिरा के की बात हो गई कि फोर्स की वजह से स्टेट ऑफ मोशन बदलता है, मतलब वेलोसिटी में चेंज आती है, तो फोर्स वेलोसिटी में चेंज लाता है। सिंपल सी बात होगी। क्लियर? लिख सकते हैं एक लाइन, फोर्स कैन चेंज वेलोसिटी। इन शॉर्ट ऑफ दैट इज फोर्स कैन, एक यहां से एक सुंदर कंसेप्ट आएगा जो हमें फिजिक्स में काफी हेल्प करेगा। बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है ये, इसलिए उस पर हम प्रोसीड कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। फोर्स कैन काउज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब ये बताओ वेलोसिटी में चेंज कैसे पता करोगे? दो चीजों को बदल के या दोनों में से किसी एक चीज को भी चेंज करके, ध्यान से समझना पॉइंट को। चेंज इन वेलोसिटी कैसे करोगे? तो भाई वेलोसिटी के बाद दो चीजें होती है, पता है ना? वेलोसिटी के पास दो चीजें होती है, एक तो उसका डायरेक्शन और दूसरा
उसकी मैग्नीट्यूड। अगर आपको वेलोसिटी में चेंज लाना है तो दोनों में से कुछ एक भी बदल दोगे, काम बन जाएगा तुम्हारा। आपको वेलोसिटी में चेंज लाना है फोर्स लगा के, क्या बदलना पसंद करोगे? डायरेक्शन भी चेंज करोगे, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड चेंज करोगे, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, दोनों बदल दो फिर भी बदलेगी। नहीं समझे? अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलिएगा तो वेलोसिटी नहीं बदलेगा, वेलोसिटी नहीं बदलेगा। हो सकता है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, मतलब स्पीड कांस्टेंट रहे, लेकिन वेलोसिटी तो बदल जाएगी ना। वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन बदलने से बदल जाती है, हमने पहले भी सीख रखा है। या मैग्नीट्यूड बदल दो, वेलोसिटी बदल गई, तो वेलोसिटी बदलने के आपके पास दो तरीके हो गए, एक तो डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड। इन दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज करोगे, वेलोसिटी चेंज हो गई, मतलब फोर्स लगा है। या दोनों भी बदल दो तब भी फोर्स लगा है, तब भी वेलोसिटी बदली है। समझ पाए? नोट कर ले, कर लिए? साथ साथ कर लेते हैं, बहुत सुंदर। इसे ध्यान में रखिएगा। थोड़ा कुछ फोर्स के बारे में कर लेते हैं, फोर्स के कुछ जो टाइप्स होते हैं वो कर लेते हैं, और उससे कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी आपके बनेंगे। क्लियर? देखो, अब है कि हमारे आसपास ढेर सारे टाइप के फोर्सेस अवेलेबल हैं, बहुत सारे फोर्स हैं, तो है ना। अब लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्स ही बताया गया है। 4 फंडामेंटल फोर्स हमारे पास अवेलेबल है नेचर में। कभी कभी उसका ऑर्डर वगैरह आ जाता है, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग करेंगे। 2 फोर्स को तो हम लोग डिटेल्स में टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, मतलब आपके फिजिक्स में होगा, और 2 जो फोर्स है वो हमें न्यूक्लियर फिजिक्स में वगैरह पढ़ना पड़ता है, जो आपके क्लास के सिलेबस में नहीं है। तो 2 फोर्स, एक होगा ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्लास 11th में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो लगाएंगे हेडिंग फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, और ये है कितने? 4 फंडामेंटल फोर्स है नेचर में, या 4 फंडामेंटल फोर्स इन नेचर कह सकते हो तुम, फोर्सेस इन नेचर। कितने? 4। ये है कौन कौन से? एक है आपका, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। एक है आपका वीक फोर्स, वीक फोर्सेस। ये बहुत सारे फोर्सेस होंगे, वीक फोर्सेस। और एक है आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स। 4 फंडामेंटल फोर्स ही हमारे पास अवेलेबल है नेचर में, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है? देखो, ये जो 2 फोर्सेस होते हैं इसे हम लोग लॉन्ग रेंज फोर्स कहते हैं। ये जो 2 फोर्स होता है लॉन्ग रेंज फोर्स कहलाता है। ये लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स मून और अर्थ के बीच भी लग रहा है, कितना ज्यादा डिस्टेंस है, लग रहा है ना। बोलोगे सर छोटा में नहीं लगता? छोटा में तो लगता ही है, मतलब बड़े में भी लगता ही है, इसलिए इसे इसका रेंज बहुत छोटा तो होगा ही ना, बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी रेंज काफी ज्यादा होता है। बोलोगे सर सन और अर्थ के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, मे बी, लेकिन ज्यादा और छोटा बोले ना रिस्पेक्टिव होता है। अगर हम आपको ये कहें कि 10 to the power -5 के रिस्पेक्ट में 10 मीटर, 10 मीटर छोड़ो 2 मीटर की बात कर लो, 10 to the power -5 में चलो -15 बोलो। अब बताओ 10 to the power -15 मीटर के रिस्पेक्ट में 2 मीटर काफी ज्यादा नहीं हुआ? लॉन्ग नहीं हुआ? वेरी लॉन्ग नहीं हुआ? बड़ा हुआ ना? तब इवन इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में भी चलेगा, काफी दूर, काफी बड़ा है ये इससे, है ना। तब तो ये रिस्पेक्टिव होता है। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स आता है क्योंकि दूर दूर तक भी लगता है, 10 मीटर पे भी लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, 20 मीटर किलोमीटर पे भी लग जाता है ये। और ये वीक और स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। यही इसलिए शॉर्ट रेंज फोर्स बताते हैं। शॉर्ट रेंज मतलब इवन न्यूक्लियर साइज वाला डिस्टेंस। अरे पैकेट में रखो फोन।
मूड में नहीं है बोलने का, किसी और दिन, आज पढ़ाने के मूड में। वीक शॉर्ट रेंज फोर्स, इसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। कारण क्या है कि ये शॉर्ट रेंज है, मतलब ये फोर्स जो एक्ट होता है वो इवन न्यूक्लियर डिस्टेंस तक काम करता है, इसलिए आप इसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। एक्चुअल में ये न्यूक्लियर फोर्स नहीं है, न्यूक्लियर रेंज में एक्ट करता है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, इसीलिए आप इसे याद रखने के लिए न्यूक्लियर रेंज फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर रेंज में एक्ट करता है। उस न्यूक्लियर रेंज में ऐसा नहीं कि शॉर्ट रेंज फोर्स, अगर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे दो पार्टिकल को रखोगे, वो जरूरी नहीं कि न्यूक्लियस का ही पार्टिकल है, कोई भी दो छोटे पार्टिकल को न्यूक्लियर डिस्टेंस पे रखोगे ये फोर्स एक्ट करेगा, इसलिए इसे हम लोग शॉर्ट रेंज फोर्स कहते हैं। और ये काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ये लगभग एक्ट करता है, अगर आप सोचो, लगभग ये काम करता है appears only at a distance less than 10 to the power minus 10 मीटर के आसपास, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर से छोटे डिस्टेंस, 10 नहीं 12 कर दो, 12। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि ये लगभग 10 टू द पावर माइनस 15, जिसको न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं, है ना, ये 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 12 के बाद नहीं एक्ट करता है, 10 टू द पावर माइनस 12 के बिलो एक्ट करता है। तो 10 टू द पावर माइनस 15 में तो छोटा ही है, जिसको आप न्यूक्लियर साइज भी कहते हैं, नहीं, ये एक्ट करता है। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि कितना पावरफुल होता है ये। प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियस में ढेर सारे प्रोटॉन रहते हैं। अब सोचो ये प्रोटॉन दोनों का पॉजिटिव चार्ज है, दोनों कैसे बंधे हुए रह सकते हैं? इसका मतलब उस प्रोटॉन और प्रोटॉन को बांध के रखने वाला एक फोर्स होगा ना, और वो फोर्स कौन सा होगा? न्यूक्लियर फोर्स। तो काफी ज्यादा पावरफुल होगा। सिमिलर चार्ज को बांध के रखा है, ये कितना पावरफुल हो सकता है सोच सकते हो। आई बात समझ में? तो ये आपका वीक हो गया, स्ट्रांग हो गया। आइए थोड़ा सा इसके बारे में ऑर्डर देख लें। इसका ऑर्डर कभी कभी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ऑर्डर को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। नोट किया इसे? नोट कर लिए? गुड। अगर बात हम ऑर्डर की करें तो यहां पे क्या होगा कि हम लोग सारे फोर्सेस को ना ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस में पता करते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए कोई दो पेयर ऑफ पार्टिकल, देखो फोर्स लगेगा बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, टू बॉडी, टू पार्टिकल, दो लोगों के बीच फोर्स लगता है। अकेले अकेले कैसा फोर्स लगाओगे? खुद को मारोगे? सामने वाला तो होना चाहिए ना मारने के लिए, तो दो लोग तो होने चाहिए कम से कम। तो दो सिमिलर पेयर हम लोग ले लेते हैं, कोई भी दो पेयर ले लेते हैं, उस पेयर के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेते हैं। जैसे बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच निकलेगा, तो आप छोटा से छोटा ही पेयर ले लो जिसके पास कम से कम मास हो। आप इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लो, इसके बीच न्यूक्लियर फोर्स भी तो काम करेगा। चलो प्रोटॉन ले लो, न्यूक्लियर फोर्स तो काम करेगा ना। तो प्रोटॉन के बीच न्यूक्लियर कैलकुलेट करते हैं हम लोग, प्रोटॉन के बीच ग्रेविटेशनल कैलकुलेट करते हैं, प्रोटॉन के बीच हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करते हैं। नहीं, सारे फोर्सेस को कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट जो आया वो हम आपको बता रहे हैं। हम अगर आपको ज्यादा दिक्कत होगा तो प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज सब कुछ दे देते हैं, फॉर्मूला भी देते हैं, घर से कैलकुलेट करके आइए, या सीधा डाटा लिख देते हैं हम। क्या पसंद करोगे? घर से कैलकुलेट कर लेंगे, कर लो ना, टाइम तुम्हारी भी बचेगा, ठीक है। डाटा होमवर्क, मास ऑफ प्रोटॉन याद करके आना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके मास नहीं पता है, ऐसे मजाक कर रहे तुम लोग तो हर बात को सीरियस ले लेते हो मेरा, समझो ना सब। जैसे मान लो प्रोटॉन, हम ये बता रहे हैं कि प्रोटॉन और मान लो प्रोटॉन है, कोई भी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है, हमने कोई दो सुटेबल पार्टिकल ले लिया जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हमने क्या किया, दो सुटेबल पार्टिकल ले लिया, इसके बीच का चलो न्यूक्लियर डिस्टेंस ही रख लेते हैं, 10 टू द पावर माइनस 15 रख देते हैं। क्या इसका मास मान लो अगर m1 है, इसका m2 है, इस पे मान लो चार्ज भी है q1 और इस पे चार्ज मान लो q2 है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चाहिए k q1 q2 बार स्क्वायर भी लगा सकते हैं आप। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए F बराबर gm1 m2 बार स्क्वायर लगा सकते हैं। तो लगा के आप चेक तो कर सकते हैं क्या वैल्यू आया है। हम आपको बस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं कि उस किस रिस्पेक्ट में ये एक दूसरे से बड़ा या छोटा होता है। जब आप कैलकुलेट करिएगा तो फिर ये रिजल्ट आपको इसके आसपास आएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा पावरफुल फोर्स होता है आपका स्ट्रॉन्ग,
और पता है नेचर में सबसे जो वीकेस्ट फोर्स होता है उसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। शायद इससे पहले भी हमने आपको बताया था, याद है? वीकेस्ट फोर्स इन नेचर पूछा जाता है कभी कभी, और वो है कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, लगाएंगे हेडिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। स्ट्रेंथ मतलब हाँ, इनके बीच स्ट्रेंथ ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस के बीच रिलेटिव स्ट्रेंथ हम लोग करते हैं, कौन बड़ा किससे, किस ऑर्डर में। इसके लिए आपको एक डिस्टेंस फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो इसके लिए 10 किलोमीटर पे निकाल रहे हैं, मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स आप 10 किलोमीटर के लिए निकाल रहे हैं, और मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप 10 मीटर के लिए निकाल रहे हैं, तो फिर भेदभाव हो जाएगा ना, डिस्टेंस बदल जाएगी ना, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेंज फिक्स कर लेते हैं, नहीं पार्टिकल फिक्स कर लेते हैं। जैसा कि हमने रेंज फिक्स कर लिया, पार्टिकल फिक्स कर लिया, फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो फॉर अ गिवन पेयर, कोई भी पेयर ले लेंगे हम लोग मास का, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ पार्टिकल एट शॉर्ट रेंज। अब तुम बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स नहीं है। बिल्कुल है। क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है? तो लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लेकिन मास और अर्थ के बीच न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगता है। इसीलिए हम लोग क्या किए, कुछ ऐसा डाटा लिए, कुछ ऐसा रेंज लिए जिसपे सारे फोर्स एक्ट करते हो, तो शॉर्ट रेंज ले लिए। शॉर्ट रेंज पे तो सारा फोर्स काम करेगा ना। चलो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है या मान लो न्यूक्लियर फोर्स है, वो बड़े बड़े पार्टिकल पे काम नहीं करेगा, छोटे पार्टिकल पे तो करेगा, और छोटा पार्टिकल पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगा ना। तो क्यों ना हम लोग पार्टिकल को छोटा ले ले। हमने क्या किया, एक सुटेबल पेयर ऑफ पार्टिकल लिया जिसको हमने शॉर्ट रेंज में रख दिया। अब कंपेयर करते हैं, इसके बीच हमने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को शॉर्ट में हम FG कह देते हैं, हमने निकाला और इसे रिफरेंस मान लिया। इसे हमने रिफरेंस माना। रिफरेंस का मतलब ये हुआ कि अब इसके रिस्पेक्ट में कौन बड़ा कौन छोटा, कितना, इससे कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि ये हमें अभी तो नहीं हमें, लेकिन बाद में तुम्हें भी पता चल जाएगा ये वीकेस्ट फोर्स है। तो इससे हम लोग सबको कंपेयर करें कि ये इससे इतना बड़ा, ये इससे इतना छोटा। छोटा तो नहीं, बड़ा ही। जैसे कि पहला वीक फोर्स, जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है वो लगभग ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 25 टाइम्स बड़ा होता है। आई बात समझ में? 10 टू द पावर 25 टाइम्स वीक फोर्स, 10 पे पावर 25, काफी ज्यादा है। नहीं लिखे 20 ऑर्डर बता रहे बस। अब मान लो हो सकता है 1.7329 कुछ भी हो, डाटा कुछ भी हो, ऑर्डर बता रहे हैं लगभग। तो ये लगभग है आपका 10 टू द पावर 25 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑर्डर में ग्रेटर देन हुआ ना। तीसरा आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये लगभग 10 टू द पावर 36 10 टू द पावर 36 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 पे पावर 36 टाइम ज्यादा ही होता है। ठीक, और लास्ट वन इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स, और ये होता है 10 टू द पावर 38, 40 भी चलता है कभी कभी, आसपास बता रहे, एग्जैक्ट नहीं, आसपास 10 टू द पावर 38 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जब आप इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैलकुलेट करोगे ना, तो कुछ इस ऑर्डर में आपको मिलेगा। इस हिसाब से आपको ये डाटा देखने से ये पता चल ही गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीकेस्ट फोर्स इन दी नेचर है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वीकेस्ट फोर्स इन दी नेचर।
अगर चाहो तो कहीं लिख सकते हो यहीं पे, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये सवाल उठ के आता है कि वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इनमें से वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर कौन सा है? कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल होगा। क्लियर है? बोलिए, यहां तक कोई मन में कोई दुविधा नहीं ना? साधारण बातें हैं। आइए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। छोटी जानकारी थी, देना इंपॉर्टेंट था ताकि हम कंपेयर कर सकें, कभी कभी रिलेट भी कर सकें। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो फोर्स का है उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, मोशन वाला, क्योंकि चैप्टर ही हमारा लॉज ऑफ मोशन है। तो मोशन वाले इफेक्ट को पहले डिस्कस करते हैं बढ़िया से, और उससे एक छोटा सा कंसेप्ट आएगा बड़े काम का। देखो हमने सीखा है या देखा भी है, ऑब्जर्व किया है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। देखो पैरेलल साथ साथ नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लिखने के लिए आपको हम टाइम देंगे, तो पहले समझ लीजिए, 5 मिनट टाइम आपको फिर लिखने के लिए मिला जाए। ऐसे साथ साथ क्या होगा, दिक्कत होगा। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, और हमने ये भी सीख लिया कि स्टेट ऑफ मोशन कौन डिसाइड करेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज हुआ तो मोशन में चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं आया, भले ही वो मूव क्यों नहीं कर रहा हो। समझ पाए? बिल्कुल। तो स्टेट ऑफ मोशन मतलब ये हो गया आपका वेलोसिटी में चेंज, मतलब डिटरमाइंड बाय वेलोसिटी। और आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी को दूसरे शब्दों में एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, याद है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या प्रोड्यूस करेगा? बिल्कुल एक्सेलरेशन। तो आप ये कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर प्रोड्यूसेस या काउज एक्सेलरेशन, नहीं, काउजेज एक्सेलरेशन। क्लियर? चेंज इन वेलोसिटी किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। इसका मतलब कह सकते हैं कि फोर्स कैन काउज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का कारण क्या है? एक्सेलरेशन का काउज क्या है? बिल्कुल आराम से कह सकते हैं। तो दैट इज, आप ये कह सकते हैं काउज फॉर एक्सेलरेशन, या फोर्स कैन काउज, फोर्स कैन काउजेज एक्सेलरेशन, नहीं, फोर्स कैन काउजेज एक्सेलरेशन। कर लिए नोट? कर लिए? ठीक है। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है उसे देखो। अब फोर्स, इसे हम लोग एक इलस्ट्रेशन से देखते हैं। पता है ना ये इल्लू इल्लू क्या है? हाँ, इल्लू इल्लू क्या है? इल्लू इल्लू इलस्ट्रेशन, दृष्टांत कहते हैं इसे हिंदी में ना। पूरा स्पेलिंग लिखे हैं, याद है हमको, याद किए मैं। आइए सुनो बाबू, मान लीजिए हमने एक बडी लिया। बडी और पॉइंट मास का कंसेप्ट काइनेमेटिक्स से सबसे पहली क्लास में हम बता चुके हैं, नहीं याद है? कोई बात नहीं, काइनेमेटिक्स इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा। बडी और पॉइंट मास में डिफरेंस क्या होता है, बढ़िया डिस्कशन हुआ था इस पे, लंबा चौड़ा, 1-1.5 घंटे का, देख लीजिएगा। इसलिए हम अब नहीं करेंगे पॉइंट मास को फिर से डिस्कस। पॉइंट मास का मतलब छोटा मास, बहुत कम मास, जैसे 10 kg के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन पॉइंट मास होगा, रिस्पेक्टिव है लेकिन ये भी। और पॉइंट मास डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में भी लिया जाता है, पता है ना? व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बहुत ज़्यादा,
विथ रिस्पेक्ट टू देयर साइज। किसी एक बॉडी है, जैसे मान लो एक बॉडी है जिसका रेडियस मान लो 1 सेंटीमीटर है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और मान लो वो 5 लाख किलोमीटर चला, तो उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इस बॉडी को पॉइंट मास मानेंगे हम लोग। नहीं, जैसे मान लो स्पीड, लाइट की स्पीड से आपके सामने से कार गुजरी, कार पॉइंट मास हो गया। नहीं, एकदम लगेगा कि एकदम चिट्टी सा निकला है, बहुत छोटी वाली चीजें भी पता भी नहीं चलेगा कुछ निकला भी है। अगर लाइट की स्पीड से आपके सामने से बड़ा सा ट्रक भी गुजर जाए, आपको महसूस तक नहीं होगा कि सामने से कुछ गुजरा भी है, हल्का फल्का सेंस आएगा, पॉइंट मास। उसी तरह से जैसे चिट्टी मान लो, इलेक्ट्रॉन मान लो आपके सामने से गुजरा है, दिखेगा क्या? पॉइंट मास था। तो ये रिस्पेक्टिव टर्म होता है, कंपैरेटिव टर्म होता है। ठीक, एक बॉडी है हमारे पास जिसका मास m है, इस पे तुमने लगाया फोर्स, देखो बाबू ये लगा फोर्स F, और फोर्स जो लगा, इस बॉडी में जो वेलोसिटी आई ये इसके मोशन के डायरेक्शन में आई, समझना। ये बॉडी जो डिस्प्लेस हुआ ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में, मतलब मोशन जो इसका हुआ वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में। ठीक, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में इसका मोशन हुआ, कह सकते हैं। वेरी गुड। एक दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो, अभी फोर्स सीधा लगा रही, बॉडी सीधी जा रही है। अब की बार फोर्स हम सीधा नहीं लगाते हैं, बॉडी पहले से भी वेलोसिटी से मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में, ये मोशन का डायरेक्शन था, आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। अभी मान लो बॉडी के मोशन का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, इस तरह से, लेकिन फोर्स आपने लगा लिया वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ये पैरेलल था ना, और ये फोर्स आपने जो एक्ट किया, समझ रहे हो बाबू, वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। अब क्या होगा, इमेजिंग करो क्या होगा इसके साथ, हम ऐसे जाएगा, आपने एक गेंद को फेंका और ऊपर से कोई धक्का दे रहा था, ये हो सकता है इस पाथ को फॉलो करेगा। सीधा तो तब जाता ना जब सिर्फ इसके पास वेलोसिटी नहीं होती, रेस्ट में होता, दबा दिया सीधा गिर गया। पहले से वेलोसिटी थी इसके पास, आपने ऊपर से फोर्स लगाया, तो हो सकता है अगर ये हैवी मास है, अगर ये ज्यादा मास है तो ये थोड़ा जो कर्वेचर बनाएगा वो ज्यादा बनाएगा, इस तरह से गिरेगा। अगर ये लाइटर मास होगा तो बेचारा हल्का गरीब आदमी सा छोटा कर्वेचर बनाएगा, समझ पाए। लेकिन जाएगा ये इधर। क्या हुआ है, पहले इसके पास स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, समझना, तुमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, स्पीड 5 से ज्यादा हुई, बोलो ना। बिल्कुल, फोर्स तुमने लगाया, मान लो पुश कर रहे हो तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी ना। इसके पास स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, समझना, आपने लगाया 6 मीटर पर सेकंड, क्या हुआ, स्पीड, वेलोसिटी नहीं बदला, आपने स्पीड बदला है, आपने वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदला है। क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला? जिस मोशन में वो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला नहीं। हाँ, मैग्नीट्यूड तुमने बदली है, तो कह सकते हो वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं बदला, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल गया, कह सकते हो। और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही तो स्पीड कहते हैं। स्पीड क्या है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही हम लोग स्पीड कहते हैं। आपने स्पीड चेंज किया या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदला, डायरेक्शन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे पहले केस में क्या बदला, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रे, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ। यहाँ पे चेंज किस में आया, चेंज हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसको स्पीड कहते हैं। डायरेक्शन बदला क्या, नहीं बदला। अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे हो सकता है मैग्नीट्यूड भी बदला हो, मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं करेंगे। क्या डायरेक्शन बदला, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला, बिल्कुल बदला, कहीं नहीं बदला, हर पॉइंट पे अलग अलग हो गया, समझ पाए बात को। तो यहाँ पे क्या बदला है, हो सकता है मैग्नीट्यूड भी बदला हो, मे बी, लेकिन हमें सिर्फ देखना है कि यहाँ पे सिर्फ क्या बदला, सिर्फ वेलोसिटी बदली, यहाँ पे डायरेक्शन भी बदला। और हाँ, इस केस में वेलोसिटी नहीं बदलेगी, अगर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करोगे ना, सॉरी वेलोसिटी बोल रहे हैं, वेलोसिटी बदलेगी, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। याद आ रहा है तुम्हें सर्कुलर मोशन 5 मीटर पर सेकंड से चलता था, तो ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड ही रहती थी हमेशा। अच्छा, नहीं याद आ रहा है, कब पढ़ा है सर्कुलर मोशन, हाँ ये बात भी सही है, वेरी गुड।
बिना पढ़ाए आपको लगता है हम कुछ पूछने वाले हैं आपसे? याद करिए, काइनेमेटिक्स का पहला क्लास, पहला मतलब 2-3 क्लास ये सर्च वीडियो में भी देख लेना, क्या आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने सिखाए थे? सर्कुलर वाला कैलकुलेट किया था, फिर वही सवाल आपको स्पीड और वेलोसिटी में दिए थे, याद आया? इतना अच्छा, हम दिखा देते हैं, याद आ जाएगा तुम्हें। हमने एक 7 मीटर का रेडियस वाला ट्रैक दे रखा था आपको, अगर आपको पास होगा नोट में तो देख लीजिएगा। 7 मीटर का ट्रैक दे रखा था और हमने आपसे 4 पॉइंट्स पे बोले थे स्पीड बताना है और वेलोसिटी भी बतानी है। याद आ रहा है? ए बी सी डी, धुंधला धुंधला सा। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट ए टू सी, डिस्टेंस ए टू सी, स्पीड ए टू बी, वेलोसिटी ए टू बी। याद आया? स्पीड ए टू बी 5 मीटर पर सेकंड रहा, बी से सी मतलब जितना भी था उतना ही रहा, स्पीड ए से बी तक जितना था उतना ही रहा होगा, बी से सी, ए से सी में भी स्पीड वही रही होगी, ए से डी में भी स्पीड वही रही होगी और ए से ए तक भी स्पीड सेम रही होगी, परंतु ए से बी तक वेलोसिटी कुछ और थी, ए से सी तक वेलोसिटी कुछ और थी, ए से डी तक वेलोसिटी कुछ और थी और ए से ए तक वेलोसिटी कुछ और थी, मतलब जीरो थी। याद आया? देखा, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, धीरे बोले, कहां से कहां जीरो हुआ? ए से ए ना, हाँ, तो ए से बी तक जीरो होगा वेलोसिटी। 7√2 कुछ था शायद, अरे 1 सेकंड, 4 सेकंड दिए थे तो 7√2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 सेकंड में, 7√2 मीटर पर सेकंड आता था यहाँ पे 11 समथिंग कुछ आता था। तब ये सब करा चुके हैं, छोड़ो। बताओ, हर पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहा, हर पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन बदलता था। नहीं याद आ रहा है? अच्छा, कुछ लोग नए भी बच्चे हैं ना, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहा? ओहो हो, वाह वाह वाह, आ जाओ, चलो। देखो, भगवान भले दिमाग अच्छा दिया नहीं दिया, मेमोरी पावर ठीक है मेरा, और ये दिए थे, देख लेना वीडियो लेक्चर में हम दिखा देंगे, स्क्रीनशॉट आज भेज देंगे तुम्हें। अच्छा, स्पीड हम क्या बोले? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदला, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को ही स्पीड कहते हैं। बदल जाएगा, आओ बदले, हिम्मत है तो बदल के दिखा दो, फिर मान ले तुम्हें। लो, आज मनीष इतिहास लिखेगा, हिस्ट्री वाला नहीं, स्पीड बदलेगा यहाँ पे, बदल के दिखा दो। ये ट्रैक है, चुपचाप रहो, अगर नहीं बदला मुंह फैलाएंगे तुम्हारा। इस ट्रैक का, ये ट्रैक है, समझो, सब लोग करना, इसका रेडियस हम 7 मीटर दे रहे हैं तुम्हें, और हमने ये कहा कि ये ए से कंप्लीट 1 राउंड कंप्लीट करता है। चुपो, अच्छा, हाँ तो कोई बात नहीं, इधर से देख लेते हैं, है ना। अब रेडियस कितना है? 7, और टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड 4 सेकेंड। ठीक है, आपको पता करना है 2 चीजें, एक तो स्पीड निकालना है आपको, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, याद रखना। स्पीड निकालना है कहां से कहां तक? स्पीड निकालना है ए से बी तक, समझ गए? बोलो, स्पीड निकालना है ए से सी तक, मतलब स्पीड एट पॉइंट सी, एक ही बात है। चलना ए से स्टार्ट किया है, स्पीड एट पॉइंट बी, मतलब ए से बी तक वाली स्पीड, स्पीड एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, स्पीड एट पॉइंट सी, और स्पीड एट पॉइंट डी, स्पीड एट पॉइंट डी, मतलब ए से बी तक, ए से सी तक, ए से डी तक, और ए से ए तक वाली। आओ कैलकुलेट हम कर दें। सुनो भाई, बोर्ड को देखो ध्यान से, ये चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएगी। ए से जब हम बी तक जाएंगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2πr, यस और नो? टोटल डिस्टेंस 2πr, 44 मीटर। बोलो, अरे 2 × 22/7 और 7, 44 मीटर। नहीं आया? कैसे आया? आए? हम, तुम ध्यान से मेरा बात को सुनो, आधा आधा सुन रहा है। हम बोले कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, वही तो हम भी बोले थे। ए से बी तक अब निकालेंगे रे बकला। ए से बी तक तुम्हें निकालना है तो सीधा सबको 4 क्वाड्रेंट में बांट दो। ए से बी तक 11,
चाहो तो तुम ए से बी कैलकुलेट कभी अलग से कर सकते हो। 2 पाई आर बाय 4 का है 2 पाई आर बाय 4 ही तो कि 11 आया। बी से सी तक भी 11 होगा डिस्टेंस, सी से डी तक भी 11 मीटर होगा डिस्टेंस, और डी से ए तक भी 11 मीटर होगा। अब बताओ ए से बी तक जाने में अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट, हम बोले थे कांस्टेंट स्पीड से चलना स्टार्ट किया था, बाद में स्पीड कांस्टेंट रही कि नहीं रही हमें बताना है। तो कांस्टेंट स्पीड से चलना स्टार्ट किया है तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 11 मीटर कितने टाइम में, 4 सेकंड में पूरा राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो ए से बी तक कितना टाइम में जाएगा, 1 सेकंड लेगा। तो बताइए ए से बी तक स्पीड कितनी होगी, 11 मीटर पर सेकंड हुआ। बोलो क्या बोला, ए से बी तक की स्पीड कितनी होगी 11 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। ए से सी तक डिस्टेंस कितना 22, कितने टाइम में 2 सेकंड में। कितना रहा ए से डी तक 33 मीटर कितने टाइम में 3 सेकंड में। कितना रहा ए से ए तक कितने टाइम में 4 सेकंड में। कितना डिस्टेंस 44, कितना आया। हर पॉइंट पे स्पीड कांस्टेंट रही। बोलो बदल गया स्पीड, वेलोसिटी। हम कब बोले वेलोसिटी नहीं बदलेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगी तो स्पीड कहते हैं बकला। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, हम कह रहे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। तुम समझ रहा है कि विथ डायरेक्शन, हम विदाउट डायरेक्शन बोल रहे हैं। अरे वेलोसिटी बदलती है या तो मैग्नीट्यूड बदल दो या तो डायरेक्शन बदल दो। यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं बदला, डायरेक्शन तो बदलेगा ना। तो डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगी। हम कभी बोले कि वेलोसिटी नहीं बदलेगी, हम बोले कि वेलोसिटी नहीं बदलेगी। हम तो क्या बोल रहे हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदला, डायरेक्शन बदला होगा, वेलोसिटी बदलेगी। आइए वेलोसिटी कैलकुलेट करें। सुनो सुनो, शायद हम जो कह रहे हैं तुम समझ नहीं रहे हो, या जो तुम जो कह रहे हो वो हम नहीं समझ रहे हैं, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। हारे मैग्नीट्यूड। आओ सुनो बाबू, ए से बी तक की वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ए से बी तक की वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 7√2, कैसे 7/7 हाइपोटेनियस। तो कितने टाइम में 1 सेकंड में। तो ए से बी तक की वेलोसिटी कितनी आ गई, डिस्टेंस 7√2/1 मतलब 7√2 ओनली। बोलो ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड आया वेलोसिटी का। गुड। ए से सी तक की वेलोसिटी का क्या हाल है। तो ए से सी तक की वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी एट पॉइंट सी, बताओ कितना डिस्टेंस 14 मीटर ना, 7 और 7 कितने टाइम में 2 सेकंड में। कितना आया 14/2 7 मीटर पर सेकंड। दिख रहा है। ए से डी तक डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से डी तक तो 7√2 ही होगा ना। तब फाइनल इनिशियल से मतलब है, तो क्या आ जाएगा ए से डी तक आपका 7√2/3 7√2/3 और ए से ए तक 0। आपको क्या लगा वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज नहीं हो रही है, अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी अलग अलग तो है। ए पे डायरेक्शन इधर, सी पे डायरेक्शन इधर, आई माइनस आई, ए पॉइंट पे वेलोसिटी लगा लो, इस पे निकालो एक्स आएगा ना, x² तो होता है। ये वेलोसिटी आई और वेलोसिटी होता है वेलोसिटी प्लस मैग्नीट्यूड। इस पॉइंट पे इसके पास डायरेक्शन क्या होगा 7√2। बोलो ए बी, ये ना है डायरेक्शन। बी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये ना है, डायरेक्शन निकाल लो और डायरेक्शन के साथ स्क्वायर रूट वाला मैटर करो, ये आएगा। नहीं समझे, इसमें डायरेक्शन नहीं है, ये आपकी कंप्लीट वेलोसिटी है विथ डायरेक्शन को सॉल्व करने के बाद, विथ कंप्लीट। अगर सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को देखोगे ना, सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को, तो वो तो हर पॉइंट पे सेम ही रहा। यहाँ पे डायरेक्शन भी तो है, अरे cos थीटा sin थीटा लगाओगे, दिखाते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा विथ डायरेक्शन। कर चुके हैं ये सब आप लोग। ये आया, ये एंगल 45, ये एंगल 45, बताओ बोलो ये कितना है, ये 45 5 मीटर पर सेकेंड था। मान लो स्टार्टिंग में कितना था 11 मीटर पर सेकेंड। स्टार्ट क्या किए थे 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बोले थे कांस्टेंट वेलोसिटी से फेंकना स्टार्ट किए हैं। मान लो कुछ था स्टार्टिंग में, मान लो x मीटर पर सेकेंड से फेंके, तो इसका ये कंपोनेंट आएगा x cos 45, ये आएगा x sin 45। मैग्नीट्यूड निकालने नहीं आता है, स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट y आता है, बोलो नहीं तब
देखो उतना नहीं समझो, पीछे वाला चीज कहानी फिर से रिपीट करवाते हो। हम ये बताना चाह रहे हैं बाबू कि स्पीड कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी बदलती है। वेलोसिटी बदलने के दो कारण हो सकते हैं, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल दो या तो उसका डायरेक्शन बदल दो, ठीक है। या तो मैग्नीट्यूड बदल दीजिए या तो डायरेक्शन बदल दीजिए। और एक चीज आप लोग, स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम कब होता है? जब मोशन स्ट्रेट लाइन होता है। क्या मोशन स्ट्रेट लाइन है? तो कैसे स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सर्कुलर मोशन में और स्पीड ऑफ मैग्नीट्यूड स्पीड का तुम कंपेयर कर रहे हो? सर तुम लोग ये कंपेयर कर रहे हो? अच्छा ये बात था। हम ये बोल रहे थे कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है, और यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया 7√2 और यहाँ पे स्पीड आया 11√2। तो सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 11 आना चाहिए ना? ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कुछ था क्या भाई? स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है कब? जब मोशन स्ट्रेट लाइन होती है। और मोशन यहाँ पे ऐसा मत करो। स्टार्टिंग में बोले थे कि स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है, स्ट्रेट लाइन नोट करवा के लिखाए थे ये सब, यही दिन देखने के लिए कि दोबारा ये सवाल पूछो। तुम लोग सुनो, होमवर्क सब लोग जाओ, था ये कोर्ट के पास ना थाइमेट मिलता है, चूहा मारने वाला दवाई मिलता है और कुछ कुछ रखता है, साथ में रखा करो। हम कभी मांगे तो थोड़ा सा दे दिया करो, समझेंगे बात को। स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन तो स्पीड के पास होता ही नहीं है। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन था ना? नहीं, तब इसीलिए यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड देगा। जब मोशन स्ट्रेट लाइन होगा उस केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो तुम्हें एकदम साक्षात स्पीड दे देगा। समझ गए? याद रहेगा कि दोबारा फिर बोलोगे? आओ, इतनी सब कहानी करने के बाद मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो लिख लेते हैं। ये लिख लिए, इसमें क्या होगा? डायरेक्शन चेंजेस। चेंज क्या होगा? चेंज होगा आपका डायरेक्शन, किसका? वेलोसिटी का। ठीक है, नोट किया इसको? नोट करने के बाद मोरल ऑफ द स्टोरी। अच्छा 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 अच्छा, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था? दो बातें समझ में आई थी इस कहानी से। दो सीख मिलती है कि अगर फोर्स पैरेलल है, फोर्स अगर वेलोसिटी के पैरेलल है तो सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलता है। बस बस बस। अगर फोर्स वेलोसिटी का पैरेलल है, नहीं पैरेलल फोर्सेस, ये डायग्राम नहीं बनाना है। पैरेलल फोर्सेस क्या करेगा? पैरेलल फोर्सेस ओनली। अगर फोर्स पैरेलल हो, नहीं तो काउज चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली हटा दो, क्योंकि बहुत सारा कुछ बात ओनली मस्ट वर्ड कम यूज करना चाहिए। नहीं, जनरली चलेगा, जनरली तो कहीं भी कर लो। ओनली और मस्ट करने से डर लगता है, हो सकता हो कर रहे हो, लेकिन हमें लगता है कि अगर पैरेलल है तो मोशन स्ट्रेट लाइन हुआ ना, तब मोशन स्ट्रेट लाइन तो फोर्स का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड सेम होता है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं काउ चेंज इन मैग्नीट्यूड। और दूसरा आपने क्या देखा? परपेंडिकुलर फोर्स देखा था। परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर, कहीं कहीं आप इसे नॉर्मल फोर्स के नाम से भी जानेंगे। ये नॉर्मल फोर्स वो नॉर्मल फोर्स से थोड़ा हटके होता है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर वाला है, ठीक है, होता भी वही परपेंडिकुलर भी होता है। परपेंडिकुलर या नॉर्मल फोर्स क्या करेगा? डायरेक्शन में चेंज, काउ चेंज इन डायरेक्शन, काउज चेंज इन डायरेक्शन, नॉट इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं लाएगा, डायरेक्शन में चेंज लाएगा, और ये मैग्नीट्यूड में चेंज लाएगा, डायरेक्शन में चेंज नहीं लाएगा। बस ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या लगता है इसका काम नहीं पड़ेगा? बहुत जरूरत पड़ेगा। शायद ये तुम्हें पहले से भी पता हो, और ये चीजें हम लोग करते भी आ रहे हैं।
लेकिन एज अ कंसेप्ट समझ लिए इसे, और इनसे हम लोग फिजिक्स में इसे अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, क्या केमिस्ट्री क्लास है? आज सर को ज़्यादा समझ देते हैं, क्योंकि इसके बाद टॉपिक चेंज होगा। आज है क्लास क्या? सवा वाला ना, मतलब डॉट वाला ना। बस एक छोटा सा इलस्ट्रेशन इसे और समझा देते हैं आपको, बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। एक और इलस्ट्रेशन दिखा देते हैं आपको। लिख लिया था इसे ना? चलो फिर अगले टॉपिक को अगले क्लास में करेंगे हम लोग। देखो सुनो बाबू, जैसे मान लो एक प्लेन है और इस प्लेन में XY प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में मान लो एक पार्टिकल मोशन में था और इसका मोशन का ग्राफ बनाया हमने, ठीक है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम जो भी है वो पोजीशन हमने बस पोजीशन ड्रॉ किया है, प्लेन में हमने बस पोजीशन ड्रॉ किया है, कुछ ऐसा। हाँ क्या फर्क पड़ता है, कुछ ऐसा था, रैंडम पोजीशन था। हमें किसी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी पता करनी है बाबू, हमें इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना है। कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम लोग, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना हो तो क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, बोलिए। हाँ, तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये वेलोसिटी इस पॉइंट पे वेलोसिटी का ये डायरेक्शन होगा, यस और नो? होगा। इसे थोड़ा, और मान लो हमने इस पे फोर्स ऐसे लगाया है, ये है फोर्स वेक्टर। ऑब्जर्व करना, इस फोर्स के दो कंपोनेंट टूटेंगे, बोलो। वेरी गुड। एक किधर किधर? एक इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेलोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, एक इधर इस डायरेक्शन में, बोलो। एक इस डायरेक्शन में और दूसरा इससे 90 डिग्री पे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इससे 90 डिग्री पे और दूसरा इससे 90 डिग्री पे, एक यहां पे। ये फोर्स के दो कंपोनेंट टूटे। अगर ये एंगल मान लो थीटा होता, फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल यही ना है, वेलोसिटी है, फोर्स परपेंडिकुलर नहीं लगा है, हम ये बोले कि फोर्स परपेंडिकुलर है। एक फोर्स ऐसे लगा है, तो फोर्स मतलब किसी एंगल पे हमने पार्टिकल पे, थीटा एंगल पे पार्टिकल पे हमने फोर्स लगा दिया। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर वाला, इसको कहते हैं हम लोग पैरेलल, कॉस थीटा वाला ना हो ना, इसे पैरेलल कंपोनेंट कहेंगे, जो कि कितना आएगा? F cos थीटा आएगा सर, नहीं। और दूसरा एक आएगा फोर्स आपका ये वाला, परपेंडिकुलर फोर्स होगा नहीं, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा? F sin थीटा। अब जरा देखो क्या हुआ, ये F cos थीटा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसके अलावा लग रहा है, और ये F sin थीटा बोलेगा नहीं हम तुम्हें दबाएंगे, डायरेक्शन बदलेगा। डायरेक्शन बदलने का काम कौन कर रहा है? ये है एक्चुअल सेंस, ठीक है। तो डायरेक्शन बदलने का काम कौन करेगा? F sin थीटा, जो कि परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर फोर्स है ना वेलोसिटी का, और F cos थीटा जो कि पैरेलल फोर्स है, वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलेगा। समझ पाए? इस कंसेप्ट का यूज होगा, नोट करके लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए। F पैरेलल मतलब F cos थीटा रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नीट्यूड में चेंज ना, हाँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड। और दूसरा पॉइंट क्या था? F परपेंडिकुलर इक्वल टू F sin थीटा रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। क्लियर है? इसे मत भुलाना रे बच्चों, गाना सुना है ना?
मुझे ना बुलाना साजन, मुझे ना बुलाना, तो ये इसे मत बुलाना बाबू। नहीं, स्पेलिंग कहीं गलत है क्या? ये छोटा सा बात है, देखो या तो तुम्हें रहेगा यूज करने आना चाहिए, तो यूज हम लोग ऐसे करेंगे। आई बात समझ में? कंसेप्ट समझ में आया? अप्लाई कैसे करना समझ पाए? इसका एप्लीकेशन जब सवाल आएगा हम लोग करेंगे, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। बढ़िया से पढ़िए एनएलएम, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा देंगे तुम्हें एनएलएम। थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक और थोड़ा लेंदी टॉपिक रहता, अभी तक का मान लीजिए आपके लिए टफ रहेगा, लेकिन ये उतना है नहीं। और एलएलएम अगर आपका छूटा गया तो शायद फिजिक्स का और कोई पार्ट आपके पकड़ में आएगा नहीं, क्योंकि हर जगह लग जाता है ये। तो ठीक है, फिर इतना करते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।